नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। ट्वेल्थ में हमारा 10वां चैप्टर तरंग प्रकाश की वेव ऑप्टिक्स चल रहा था और लास्ट वीडियो में हमने प्रकाश का व्यतिकरण इंटरफेरेंस ऑफ लाइट देखा था। उसी कड़ी में आज हम प्रकाश के व्यतिकरण पर आधारित एक महत्वपूर्ण प्रयोग यंग का द्विरेखा छिद्र प्रयोग आज के इस वीडियो में देखेंगे, समझेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले हम यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग की प्रायोगिक व्यवस्था देखेंगे, इससे फ्रिंजों का निर्माण समझेंगे और अंत में फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक यहां पर देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब मैं आज के इस वीडियो को स्टार्ट करता हूं। देखिए, ये जो प्रयोग है एक वैज्ञानिक रहे हैं थॉमस यंग के द्वारा किया गया। ये जो एक्सपेरिमेंट है ये प्रकाश के व्यतिकरण पर आधारित है, प्रकाश के व्यतिकरण पर आधारित है। क्लियर। देखिए, इस प्रयोग को हम द्विरेखा छिद्र प्रयोग, दूसरा इसका नाम है द्विझिरी प्रयोग। इसमें दो बारीक बारीक से छिद्र ले सकते हैं या दो दरार नुमा झिरियां ले सकते हैं। इस कारण से इस प्रयोग का जो दूसरा नाम है वह है द्विझिरी प्रयोग। इस प्रयोग को हम और क्या कह सकते हैं? द्विझिरी प्रयोग। द्विझिरी प्रयोग। देखिए, झिरी का मतलब समझ लीजिए क्या है। झिरी का मतलब है एक बारीक सी पतली सी दरार। देखिए, हम कैसे इसका निर्माण कर सकते हैं। ये जैसे हमारे पास में एक ब्लेड है, इसको आप समझने का प्रयास करें। ये हमारे पास में एक ब्लेड है, ये हमारे पास में एक दूसरी ब्लेड है, इस तरीके से। और इन दोनों ब्लेडों के बीच में यहां पर एक बिल्कुल बारीक सी दरार आपको दिखाई दे रही होगी। इसी को हम कहते हैं झिरी। इसी को ही क्या कहा जाता है? झिरी कहा जाता है। तो यदि हमारे पास में इस तरीके की दो दरार ले सकते हैं, दो बारीक से छिद्र ले सकते हैं, अभी जब प्रायोगिक व्यवस्था में आपके सामने रखूंगा तब आपको यह बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, तो इस तरीके की व्यवस्था हो सकती है। बारीक सा केवल छिद्र हो सकता है, डॉट के रूप में हो सकता है। एक बार मैं इनको यहां से हटा देता हूं। अब थोड़ा सा हमें यहां पर और जरूरत पड़ेगी कि जैसे ये हमारे पास में कोई तरंग है। देखिए, किसी तरंग को हम इस तरीके से दिखाते हैं तो उस तरंग के अंदर जो अधिकतम वैल्यू होती है उसको हम बोलते हैं स्रंग। उसको क्या कहा जाता है? तो ये भी एक स्रंग है। इसे हम कहते हैं गर्त। तो ये एक गर्त है, ये हमारे पास में एक गर्त है। तो इनको तो हम कहते हैं गर्त, इनको हम कहेंगे श्रृंग। तो ये आपको यहां पर समझना है कि इस प्रैक्टिकल के अंदर जो श्रृंग है उसको हम कंटिन्यूअस लाइन से दिखाएंगे और गर्तों को डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। अभी जब मैं डायग्राम बनाऊंगा तब आपको ये बारीकी से समझ में भी आ जाएगा। प्रयोग में क्या है? प्रयोग में एक तो हमारे पास में है एक वर्णी प्रकाश स्रोत। सबसे पहले तो हमारे पास में क्या है? थोड़ा सा डायग्राम को ढंग से बना लेते हैं। ये हमारे पास में होगा एक वर्णी प्रकाश स्रोत। ये है एक वर्णी प्रकाश स्रोत। इसका मतलब है कि इसमें से एक ही रंग का प्रकाश उत्सर्जित होता है। ये लाल रंग का प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है, पीले रंग का प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है, हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित
कर सकता है। एक वर्णी प्रकाश का मतलब ही यही है। ओके, इससे कुछ ही दूरी के ऊपर, इससे कुछ दूरी पर हम क्या कर देते हैं, यहां पर एक गत्ता रख देंगे। हम क्या रख देंगे, एक मोटा गत्ता यहां पर हम रख देंगे। देखिए इसको आप समझ ले में, ये हमारे पास में एक गत्ता है, इसके ऊपर एक बारीक सा छिद्र है। इस पर हमने क्या निकाला है, एक बारीक सा छिद्र। इससे कुछ ही दूरी पर हमने एक और गत्ता रखा है और उस गत्ते पर अब की बार हमने दो छिद्र दिखाए हैं, दो छिद्र निकाल लिए हैं। एक छिद्र ये है, दूसरा छिद्र ये है। ओके, और इससे कुछ दूरी के ऊपर ये हमारे पास में यहां पर है पर्दा। इस तरीके से एक बार डायग्राम में जो मूल चीजें हैं, मोटा मोटा जो मैंने आपके सामने रख दिया है, इनका नामकरण कर देता हूं। ये हमारे पास में एक गत्ता है, गत्ता है, ये एक गत्ता जिसके ऊपर एक बारीक सा छिद्र है, इसको हम प्रकाश स्रोत एस कहेंगे। ये एक अन्य गत्ता है जिसके ऊपर दो स्रोत हैं, S1 तथा दो छिद्र समझ लीजिए फिलहाल तो, S1 तथा S2। इसको हम बोलते हैं पर्दा। इसे हम क्या कह रहे हैं, पर्दा कह रहे हैं। ओके, इतना क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखिए, एक वर्णी प्रकाश स्रोत से प्रकाश है वो चारों ओर उत्सर्जित होगा, और हाइगेन के तरंग सिद्धांत से हम ये जानते हैं कि जो प्रकाश है वो तरंगागर के रूप में संचरित होता है। तो यहां से इस छिद्र तक पहुंचेगा और तरंगागर के रूप में आगे बढ़ेगा। अब जो तरंगागर है उसको हम सुरंग और गर्त के रूप में दिखा रहे हैं। कि तरंगागर तो एक ऐसा पृष्ठ होता है जिसके ऊपर प्रकाश की किरणें एक समान कला में होती है। तो जब वो सुरंग होता है तो उसको हम कंटिन्यूअस लाइन से दिखाएंगे। सुरंग को किससे दिखाएंगे, कंटिन्यूअस लाइन से, और गर्त को हम दिखाएंगे डॉटेड लाइन से। चलिए यहां पर आप ध्यान देंगे, ये हमारे पास में है ये हमारे पास में एक कंटिन्यूअस लाइन है जो कि सुरंग को बता रही है। किसको बता रही है, इसका मतलब है कि जैसे आप समझें आप कि जैसे ये कंटिन्यूअस लाइन है, ये प्रकाश स्रोत है, तो यहां से प्रकाश की तरंगे ऐसे जा रही है, ये सुरंग पर मिल रही है, ये यहां पर भी सुरंग है और यहां पर भी सुरंग है, ये सुरंग, ये सुरंग, ये सुरंग। तो यहां पर इस पूरी कंटिन्यूअस लाइन के ऊपर सुरंग है, ये तरंगागर है। ओके, इसके बाद में आप देखें, यहां पर ये एक गर्त है। इसका मतलब है तो ये भी तरंगागर है, लेकिन ये गर्त को रिप्रेजेंट कर रहा है। कंटिन्यूअस लाइन सुरंग को, डॉटेड लाइन गर्त को प्रदर्शित करती है। फिर हम यहां पर पुनः सुरंग का निर्माण कर रहे हैं, क्योंकि जो प्रकाश की किरणें हैं वो सुरंग और गर्त के रूप में ही आगे बढ़ती है। तो ये इस तरीके से आगे बढ़ रही है, सुरंग गर्त, सुरंग गर्त। जो कंटिन्यूअस लाइन है इसको हम कहते हैं अविच्छिन्न रेखा, जो कि सुरंग को रिप्रेजेंट कर रही है। डॉटेड लाइन है वो गर्त को प्रदर्शित कर रही है। देखिए यहां पर आप ध्यान देंगे, जो सुरंग है ये बताता है कंटिन्यूअस लाइन, अविच्छिन्न रेखा, अविच्छिन्न रेखा। अविच्छिन्न रेखा को इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस लाइन, कंटिन्यूअस लाइन। और जो गर्त है उसको हमने डॉटेड लाइन से, विच्छिन्न रेखा से दिखाया है, डॉटेड लाइन से दिखाया है। इतना आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना
चाहिए। ये तरंगाग्र ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा, इधर भी आगे बढ़ता जाएगा। अब ये जो तरंगाग्र है वो इस गत्ते से जाकर टकराएगा और जब इस बारीक से छिद्र में से बाहर निकलेगा, इस बारीक से छिद्र में से बाहर निकलेगा, तो ये जो दोनों ही छिद्र हैं वो नए प्रकाश स्रोत की भांति काम करते हैं। ये जो S1 और S2 आप देख रहे हैं ये प्रकाश स्रोत की भांति काम करेंगे और नए प्रकाश स्रोत की भांति कार्य करेंगे। तो यहां पर आप ध्यान दें, इनको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं। नए प्रकाश स्रोत की भांति काम करेंगे तो पुनः यहां पर श्रृंग के रूप में प्रकाश की किरणें हैं वो संचरित होगी। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, ये मैंने दिखा दिया है कंटिन्यूअस लाइन, फिर इसके बीच में मैं दिखाऊंगा डॉटेड लाइन, फिर से कंटिन्यूअस लाइन दिखा दी है, अभी तो मैं आपको कंटिन्यूअस लाइन ही दिखा रहा हूं और जो कंटिन्यूअस लाइन है ये श्रृंग को रिप्रेजेंट कर रही है। अब इनके बीच में रहेगी डॉटेड लाइन इस तरीके से, ये इस तरीके से रहेगी, इसमें डॉटेड लाइन रहेगी इस तरीके से, ये डॉटेड लाइन रहेगी इस तरीके से, इस तरीके से ये आगे बढ़ती जाएगी और ये इधर से आगे बढ़ती जाएगी। ओके, ये जो प्रकाश की तरंगे हैं वो श्रृंग इस तरीके से आगे बढ़ेगी, आगे कंटिन्यूसली चलती जाएगी। यहां तक आपको समझ आ जाना चाहिए। अब क्या होता है कि इस वाले तरंगाग्र और इस वाले तरंगाग्र दोनों में अध्यारोपण होता है, दोनों आपस में मिलते हैं, दोनों आपस में मिलेंगे तो नई तरंगे बनेगी और नई तरंगे बढ़ने के पश्चात जो पर्दा है उसके ऊपर हमें काले और चमकीले धब्बे दिखाई पड़ेंगे। जो काले धब्बे हैं वो हमें ये बताएंगे कि जो प्रकाश की तरंगे हैं वो विपरीत कला में मिल रही है। एक समान कला में मिलती है तो वहां पर चमकीले धब्बे बढ़ेंगे। एक बार पुनः सुन लीजिए, समझ लीजिए कि जैसे श्रृंग आपस में मिले तो वो एक समान कला में हो गया, गर्त आपस में मिले तो वो एक समान कला में हो गया। तो जब श्रृंग या गर्त आपस में मिलेंगे तो इस पर्दे के ऊपर हमें चमकीला धब्बा प्राप्त होगा, जिसे हम दीप्त फ्रिंज कहेंगे। जिसे क्या कहा जाएगा? दीप्त फ्रिंज कहा जाएगा। क्लियर? चलिए देखेंगे, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूं इसका, कि यहां पर आप ध्यान दें कि इस बिंदु के ऊपर हमारे पास में गर्त और गर्त आपस में मिल रहे थे और यहां पर श्रृंग और श्रृंग मिल रहे थे। यहां गर्त और गर्त मिल रहे हैं, श्रृंग मिल रहे हैं, गर्त मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये एक समान कला में है, ये भी एक समान कला में है, ये एक समान कला में। चलिए इनको एक बार समझ ले अच्छे से। मैं एक बार एक समान कला वाली तरंगों को आपको बोर्ड के ऊपर दिखा रहा हूं। ये श्रृंग मिला, ये गर्त मिला, ये श्रृंग मिला, ये गर्त मिला, और इन सब के अध्यारोपण से हमें यहां पर एकदम सिद्ध में थोड़ा सा इस लाइन को मैं कंटिन्यूअस लाइन ले लेता हूं, इस तरीके से दिखा रहा हूं, ऐसे इस दिशा में हमें यहां पर इस जगह पर एक चमकीली फ्रिंज प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होनी है? चमकीली फ्रिंज प्राप्त होगी। अब यहां पर आप ध्यान दें कि ये गर्त, ये श्रृंग, ये गर्त, और ऐसे ही कंटिन्यूसली ये मिलते जाएंगे और इन सब के अध्यारोपण से हमें इस पर्दे पर
इस जगह के ऊपर एक समान कला में मिल रही है, तो यहां पर हमें दीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी। कौन सी फ्रिंज प्राप्त होगी? दीप्त फ्रिंज प्राप्त होगी। अब यहां पर आप ध्यान दें, श्रृंग श्रृंग गर्त गर्त ऐसे कंटिन्यूसली मिलेंगे, और कंटिन्यूसली मिलेंगे तो हमें पर्दे पर यहां पर एक चमकीली फ्रिंज प्राप्त होगी। ओके, अब मैं आपको बताता हूं, यहां पर जो तरंगे हैं विपरीत कला में अध्यारोपित होती हो। जब तरंगे क्या हो जाए? विपरीत कला में अध्यारोपित होगी, तो उस स्थिति में जो हमें तरंग दीप्त मिलेगी या अदीप्त मिलेगी, उसकी मैं यहां पर चर्चा कर लेता हूं। ये वाला कलर ले लेता हूं मैं। फिलहाल हम यहां पर देखेंगे, बोर्ड पर आप ध्यान दीजिए, ये तो है श्रृंग और इधर से आ रहा गर्त। ये दोनों यहां पर मिले, ये दोनों यहां पर मिले इस डॉट के ऊपर। क्या आपको दिखाई दे रहा है? ये थोड़ा सा पिंक कलर का डॉट है। ये इधर से श्रृंग, इधर से गर्त, ये यहां पर श्रृंग और गर्त विपरीत कला में, ये विपरीत कला में। ठीक है, अब ये जो विपरीत कला वाले आपस में मिलते हैं, तो यहां पर हमें यहां पर पर्दे पर हमें काली फ्रिंज प्राप्त होगी। कौन सी फ्रिंज प्राप्त होगी? काली फ्रिंज प्राप्त होगी। पुनः आप ध्यान दें, इसके नीचे भी आप दीजिए, ये हमारे पास में श्रृंग गर्त, ये श्रृंग गर्त, ये श्रृंग गर्त, ये कंटिन्यूसली ऐसे ही मिलते जाएंगे, और यहां पर हमें एक काली फ्रिंज प्राप्त होगी। ओके, इसी तरीके से यहां पर इसके दोनों तरफ भी ये श्रृंग गर्त मिल रहे हैं, ये श्रृंग गर्त मिल रहे हैं, इधर भी श्रृंग गर्त मिल रहे हैं, इधर भी श्रृंग गर्त मिल रहे हैं, और इन सब के मिलने के बाद में यहां पर काली फ्रिंज, यहां पर भी काली फ्रिंज। इतना एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। जो डायग्राम है वो मैंने एकदम अच्छे से बारीकी से आपको समझाया है, और आपको आराम से समझ में भी आ सकता है। अब यहां पर मैं फ्रिंजों का निर्माण करने जा रहा हूं कि फ्रिंजें कैसे प्राप्त होगी। थोड़ा सा हम इसका कलर एक बार देख लेते हैं। ये हमारे पास में पर्दा है, ये हमारे पास में क्या है? पर्दा। इस तरीके से इसके ऊपर मैं काली और चमकीली फ्रिंजें यहां पर निर्मित करूंगा, काली और चमकीली। ओके, चलिए देखिए, ये जो श्रृंग या गर्त गर्त आपस में मिलेंगे, तो यहां पर बढ़ेगी हमारे पास में एक चमकीली फ्रिंज। ये यहां पर क्या बन जाएगी? एक चमकीली फ्रिंज का निर्माण हो जाएगा। इसका निर्माण हो जाएगा, एक चमकीली फ्रिंज का निर्माण हो जाएगा। ओके, यहां पर भी हमें एक चमकीली फ्रिंज प्राप्त होगी, हमें यहां पर भी एक चमकीली फ्रिंज प्राप्त होगी। तो यहां से हम चमकीली फ्रिंज प्राप्त करेंगे, यहां चमकीली फ्रिंज प्राप्त होगी। थोड़ी सी इसकी मोटाई बढ़ा लेते हैं। यहां पर आप ध्यान दें, अब यहां चमकीली फ्रिंज, ये जो व्हाइट वाली आप देख रहे हैं, ये चमकीली फ्रिंज है इस तरीके की, ऐसे, और ऊपर भी ऐसे कंटिन्यूअसली चमकीली फ्रिंजें हमें प्राप्त होगी। ऐसे हमें नीचे भी यहां पर चमकीले धब्बे मिलेंगे, जिनको हम चमकीली फ्रिंज या दीप्त फ्रिंज कहेंगे। इनके बीच में यहां पर हमारे को अंधेरा दिखाई पड़ेगा,
हमें यहां पर क्या दिखाई पड़ेगा? अंधेरा। देखो अंधेरा हो गया है, यहां पर भी अंधेरा दिखाई पड़ेगा, यहां पर भी अंधेरा दिखाई पड़ेगा। तो ये काली फ्रिंज हो गई है, ये काली फ्रिंज हमें यहां पर प्राप्त हो गई है। थोड़ा सा इसको मैं पुनः थोड़ा सा दिखाने के लिए इसकी थोड़ी सी कवर कर लेते हैं। इस तरीके से ये हमारे पास में इस तरीके से इसकी बाउंड्री है, ऐसे थोड़ा बेटर तरीके से डायग्राम बन जाएगा। काली चमकीली इस तरीके से फ्रिंजें प्राप्त होगी। ठीक है, देखो इसको हम बोलते हैं दीप्त फ्रिंज। इसको क्या बोला जाता है? दीप्त। और ये भी हमारे पास में है दीप्त। इसको ब्राइट फ्रिंज भी कहते हैं। ये ब्राइट है, ये ब्राइट है, दीप्त है। और इसके जस्ट ऊपर या नीचे अदीप्त फ्रिंज होगी। कैसी होगी? अदीप्त। इसको डार्क फ्रिंज भी कहते हैं। ये भी डार्क फ्रिंज है, ये भी डार्क है, ये भी डार्क है, ये भी डार्क फ्रिंज है। ये डार्क फ्रिंजें है। ओके, ये आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। तो ये है विद्यार्थी यंग का द्विरेखा छिद्र प्रयोग। और इस प्रयोग में कौन सी फ्रिंजें कहां कहां कैसे कैसे प्राप्त हो रही है, ये क्लियर हो जाना चाहिए, आपको समझ आ जाना चाहिए। ओके, तो ये दीप्त फ्रिंज, अदीप्त, दीप्त, अदीप्त ऐसे कंटिन्यूसली चलेगी। इनकी चौड़ाइयां बराबर होगी। कैसे निर्मित होती ये आपको यहां तक एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, सुस्पष्ट हो जाना चाहिए। अब मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं कि ये जो दीप्त फ्रिंज या अदीप्त फ्रिंज हमें प्राप्त हुई है, इसकी चौड़ाई कितनी होती है। यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई, देखिए अब जो एनसीईआरटी का जो पाठ्यक्रम है उसमें वो फ्रिंज बनी कहां, उसका फॉर्मूला है। फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र जरूर है, उसके ऊपर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, बट उसका डेरिवेशन कहा, यह कहा गया है कि पाठ्यक्रम में कि उसका डेरिवेशन नहीं है। बट विद्यार्थियों में यहां पर छोटा सा शॉर्ट में आपको बताऊंगा, ज्यादा लंबा डेरिवेशन नहीं है, छोटा सा है। चलिए समझेंगे, आगे बढ़ते हैं। अपना जो टॉपिक है यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग में, यंग के द्विरेखा छिद्र, द्विरेखा छिद्र प्रयोग में, द्विरेखा छिद्र प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई, फ्रिंज चौड़ाई को हम बीटा से लिखें। फ्रिंज चौड़ाई को हम किससे लिख रहे हैं? बीटा से लिख रहे हैं। फ्रिंज चौड़ाई को किससे लिख रहे हैं? बीटा से लिखा जा रहा है। ओके, अब देखिए इसके लिए हम एक डायग्राम आपके सामने रख रहे हैं। ये हमारे पास में एक प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत, और इस प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें चारों ओर उत्सर्जित होती है। ये अभी हमने आपको बताया वही डायग्राम है। यहां से कुछ दूरी पर, इससे कुछ दूरी पर ये हमारे पास में एक पर्दा है, ये है S1 छिद्र, और S1 से कुछ दूरी पर हमारे पास में एक और पर्दा है। इस पर दो बारीक से छिद्र हैं, एक का नाम है S1, दूसरे का नाम है S2। और दोनों से कुछ दूरी के ऊपर यहां पर हमारे पास में ये पर्दा है,
ये इस गत्ते में दो छिद्र हैं, बारीक से छिद्र, इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको मैं ले लेता हूं स्मॉल डी। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है उसको मैं ले लेता हूं कैपिटल डी। S1 और S2 दो बारीक से छिद्र हैं जिनके बीच की जो दूरी है वो स्मॉल डी है, और इन दोनों छिद्रों की पर्दे से जो डिस्टेंस है वो है कैपिटल डी। देखो यहां से जो इसका मध्य बिंदु है ये है, बिल्कुल मध्य में तो नहीं है, थोड़ा सा इसको नीचे ले लेते हैं, ठीक है। इधर से इसको भी हम यहां पर नीचे ले लेंगे, इस पूरी व्यवस्था को थोड़ा नीचे ले लेंगे, काफी इजी काम हो गया है बोर्ड की वजह से। देखो ये मध्य बिंदु से होकर गुजरने वाली एक रेखा है, इसको मैं नाम दे देता हूं ओ। ये वाला जो बिंदु है इसको मैं नाम दे देता हूं ओ, ठीक है। इस वाले बिंदु को नाम दे देता हूं मैं ओ डेस, इसको मैंने क्या नाम दे दिया, ओ डेस। यहां पर आप ध्यान दें, ओ से लेकर ओडेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो है कैपिटल डी। S1 तथा S2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल डी। S1 S2 किसके बराबर है, स्मॉल डी के बराबर है, ठीक है। हमने अभी अभी देखा कि जब यहां से तरंगागर चलता है, यहां से तरंगागर चलता है, उनमें अध्यारोपण होता है और उनकी जो प्रकाश की तरंगे हैं वो आपस में मिलती है, तो इस पर्दे के ऊपर हमें दीप्त और अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। फ्रिंज का मतलब है कोई धब्बा है, वो काला धब्बा हो सकता है, वो चमकीला धब्बा हो सकता है, तो यहां पर कोई धब्बा प्राप्त होता है। मैं कंसीडर कर लेता हूं कि बिंदु ओ से थीटा कोण पर, कितने एंगल पर, ये मैंने एंगल ले लिया थीटा, यहां से डिस्टेंस ले ली है y, ये y दूरी हमने ले ली है। y दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जहां पर कोई फ्रिंज का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है, किसी फ्रिंज का निर्माण हो रहा है। अब यहां पर आप ध्यान दें, एक प्रकाश की किरण तो यहां से गई है, ठीक है, एक प्रकाश की किरण यहां से यहां तक, एक प्रकाश की किरण यहां से यहां तक। आप इसको ये समझें कि ये तरंगागर का ही एक पार्ट है और उसी वजह से बिंदु P पर हमें दीप्त या अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। देखें यहां से जा रही है, यहां से जा रही है, दोनों आपस में मिलकर बिंदु P पर एक फ्रिंज का निर्माण कर रही है। इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ लें। ये दो छिद्र हैं S1 S2 और इन छिद्रों की पर्दे से दूरी है कैपिटल डी, दोनों छिद्रों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है स्मॉल डी। इसके मध्य बिंदु से थीटा एंगल पर बिंदु P स्थित है जहां पर कोई फ्रिंज प्राप्त हो रही है और यहां से y दूरी पर प्राप्त हो रही है। कितनी दूरी पर प्राप्त हो रही है, y दूरी पर। अब देखो यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं पथांतर, कि S1 और S2 से चलने वाली तरंगों के बीच में पथांतर कितना है। तो इसके लिए आप क्या करें, इससे इसके ऊपर लंब डाल दें, इससे इसके ऊपर क्या कर दीजिए, लंब डाल दीजिए। और जब आप लंब डालेंगे, यहां पर ये वाला तो एंगल हमने लिया थीटा और ये आपने डाल दिया 90 डिग्री। अब आप ध्यान दें, मैं ये जो छिद्र हैं वो बिल्कुल पास पास में स्थित है, समझने के हिसाब से हमने इनको दूर दिखाया है। वैसे ये दोनों छिद्र क्या है, बिल्कुल पास पास में है, बिल्कुल नजदीक होने चाहिए। कल हमने व्यतिकरण की शर्तों में यही पढ़ा कि दोनों प्रकाश स्रोत क्या होने चाहिए, बिल्कुल पास पास स्थित होने चाहिए। तो ये दोनों जो प्रकाश स्रोत है बिल्कुल पास पास में है, तो यहां से इसके ऊपर लंब है या इस पर भी आप लंब मान सकते हैं। ये कोण थीटा, ये है कोण, ये कोण थीटा, ये 90 डिग्री, तो ये 90 माइनस थीटा, और ये कोण कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूं A, तो S2A है, वो इन दोनों तरंगों के बीच में पथांतर है। दोनों तरंगों के मध्य क्या है, पथांतर है। अब देखो यहां पर ये जो छिद्र हैं वो बिल्कुल पास पास में स्थित है, समझने के हिसाब से हमने इनको दूर दिखाया है। वैसे ये दोनों छिद्र क्या है, बिल्कुल पास पास में है, बिल्कुल नजदीक होने चाहिए। कल हमने व्यतिकरण की शर्तों में यही पढ़ा कि दोनों प्रकाश स्रोत है बिल्कुल पास पास में है, तो ये दोनों प्रकाश स्रोत है बिल्कुल पास पास में है, तो यहां से इसके ऊपर लंब है या इस पर भी आप लंब मान सकते हैं। ये कोण थीटा, ये है कोण, ये कोण थीटा, ये 90 डिग्री, तो ये 90 माइनस थीटा, और ये कोण कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूं A, तो S2A है, वो इन दोनों तरंगों के बीच में पथांतर है।
पथों की लंबाई का अंतर है। तो S1 व S2 से चलने वाली S1 व S2 से चलने वाली तरंगों में पथांतर, पथों की लंबाई का अंतर, पथांतर। और उस पथांतर को देखिए कई जगह पर अक्स से लिख देते हैं, कई जगह पर डेल्टा अक्स से लिख देते हैं। एक ही बात है, पथांतर का मतलब है पथों की लंबाई में अंतर। तो S1P और A से P तक की डिस्टेंस बराबर है, तो यहां से चलने वाली और यहां से चलने वाली प्रकाश तरंगों के पथों की लंबाई का अंतर है S2A। कितना होगा? पथांतर होगा S2A। कितना पथांतर है? S2A। अब मैं इस S2A की वैल्यू आपके सामने रखने जा रहा हूं। देखिए हमारे पास में यहां पर दो ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल तो है ODP। इस ट्राइंगल से एक ट्राइंगल में लूंगा यहां पर S1 S2A। यहां से दोनों ट्राइंगल आप देख लीजिए, इसको आप डेल्टा अक्स से भी लिख सकते हैं। पथांतर को किससे पुट कर सकते हैं? डेल्टा अक्स से लिख सकते हैं, जो कि S2A के बराबर है। ओके, चलिए तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, त्रिभुज ODP में tan थीटा, तो tan थीटा सामने वाली भुजा Y बट्टे में आधार O से ओडेस। एक बार चलिए मैं ऐसे लिख देता हूं, ओडेस P बट्टे में O ओडेस। ओडेस P की वैल्यू हो गई है Y, O से ओडेस के बीच की डिस्टेंस हो गई है D। क्या आ गया हमारे पास में? tan थीटा। क्या आ गया है? tan थीटा। और जब थीटा बहुत छोटा हो तो हम tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? थीटा लिख सकते हैं, जो कि y अपोन में d के बराबर होगा। इसको मैं दे देता हूं समीकरण 1। उसके बाद में आप देखें S1 S2A, ये हमारे पास में एक ट्राइंगल है, त्रिभुज S1 S2A में साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता लंब बट्टे में आधार, तो लंब हो गया S2A और देखो यहां पर लंब बट्टे में कर्ण होता तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा S1 S2A है, S1 S2 है वो D के बराबर। और जब कोण बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? थीटा लिख सकते हैं S2A अपॉन D। और ये आ गई हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हम बराबर पुट कर देंगे। समीकरण 1 बराबर 2 से, 1 बराबर 2 से, तो क्या आ गया अपने पास में? S2A अपॉन D, ये बराबर आ चुका है Y अपॉन D। Y अपॉन D। तो देखिए इसकी जगह हम पथांतर पुट कर सकते हैं। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा अक्स, जो कि पथांतर है। ओके, तो ये आ चुका अपने पास में Y बराबर, देखिए क्या आया है, इस D को मैं उधर ले जाता हूं, कैपिटल D बट्टे में स्मॉल d इंटू डेल्टा अक्स। ये आ चुका है अपने पास में Y की वैल्यू कि बिंदु ओडे से कितनी दूरी के ऊपर हमें प्रतिबिंब प्राप्त हुआ है। क्लियर? समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। अब देखें, यदि डेल्टा अक्स की वैल्यू आपको पता हो तो कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा उसका हमें पता लग जाएगा। अब देखिए ये जो डेल्टा अक्स है, संपोषी व्यतिकरण के अंदर डेल्टा अक्स जो पथांतर है वो अलग होता है, विनाशी व्यतिकरण के अंदर अलग होता है। तो पहले मैं विनाशी व्यतिकरण और संपोषी व्यतिकरण के अंदर आपको डेल्टा अक्स बताऊंगा और फिर उनकी चौड़ाइयों की बात करूंगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप देखें कि जो कलांतर होता है,
कलांतर है वो बराबर होता है k इंटू फतांतर, k इंटू फतांतर। तो फतांतर को हम डेल्टा अक्स से लिख रहे हैं, तो ये आ जाएगा कलांतर अपॉन में k, डेल्टा अक्स बराबर आ जाएगा लैम्बडा अपॉन 2 पाई इंटू में फाई, इंटू में फाई, ये हमें प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? अब यहां पर आप ध्यान दें, संपोषी व्यतिकरण के लिए क्या होगा? संपोषी व्यतिकरण के लिए, संपोषी व्यतिकरण के लिए, तो संपोषी व्यतिकरण के लिए हमारे पास में जो फाई है वो होता है, देखिए कलांतर कितना होता है 2 पाई एन, 2 पाई एन होता है। ठीक है, तो यहां पर इसकी वैल्यू देखिए, हमने थोड़ा सा जो केक की वैल्यू रखी है वो ठीक नहीं रखी है, 2 पाई अपॉन लैम्बडा होता है, 2 पाई अपॉन लैम्बडा। तो हमारे पास में देखिए कि क्या आ जाएगा, लैम्बडा अपॉन 2 पाई, मतलब केक का जो मान होता है ना 2 पाई अपॉन लैम्बडा होता, तो ये ऊपर चला गया है, इस तरीके से होगा। फाई का मान है संपोषी व्यतिकरण में 2 पाई एन होता है, और संपोषी व्यतिकरण के अंदर डेल्टा अक्स क्या हो जाएगा, लैम्बडा अपॉन 2 पाई इंटू में 2 पाई एन, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, एन लैम्बडा आ गया। क्या आ गया है? एन लैम्बडा। विनाशी व्यतिकरण में क्या आ जाएगा, विनाशी व्यतिकरण में, तो देखिए विनाशी व्यतिकरण के अंदर है फाई का जो मान होता है 2n प्लस 1 पाई, 2n प्लस 1 पाई होगा। तो यहां पर उठाकर वैल्यू पुट कर दीजिए, इसी में फतांतर आ जाएगा। तो डेल्टा अक्स बराबर लैम्बडा अपॉन 2 पाई इंटू में 2n प्लस 1 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा अक्स की जो वैल्यू है 2n प्लस 1 लैम्बडा बाई 2 हमें प्राप्त होगी। तो ये आ चुका है फतांतर, और ये भी आ चुका है फतांतर। ये संपोषी व्यतिकरण में फतांतर है, ये विनाशी व्यतिकरण में फतांतर है। क्लियर? क्या आप ध्यान रखें। अब मैं उसी टॉपिक पर वापस लौटता हूं, ये हमने बीच में आपको समझा दिया कि ये आया कहां से, एक बार आप पुनः देखें इसको। यहां से कोई y दूरी पर फ्रिंज बनती है तो उसका सूत्र आ गया है कैपिटल D बट्टे में स्मॉल d इंटू में डेल्टा अक्स, इंटू में डेल्टा अक्स। ओके, अब संपोषी व्यतिकरण के लिए यहां पर मैं वैल्यू पुट करूंगा, विनाशी व्यतिकरण के लिए वैल्यू पुट करूंगा, तो y का मान आ जाएगा। ओके, विनाशी और संपोषी दोनों के लिए मैंने डेल्टा अक्स का मान बता दिया है। तो एनवी फ्रिंज कहां बनेगी उसका फॉर्मूला आ जाएगा, ओडे से कितनी दूरी पर बनेगी वो हमें प्राप्त हो जाएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दीप्त और अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी, कितनी होगी चौड़ाई। यहां पर आप ध्यान दें, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, तो उसको हम बीटा दीप्त से लिखेंगे। किससे पुट करेंगे? बीटा दीप्त से लिखा जाएगा। अब देखिए भाई, फ्रिंज की चौड़ाई किसके बराबर होगी, तो देखिए ध्यान देना आप, y n प्लस 1वीं फ्रिंज माइनस nवीं फ्रिंज, कि यहां से जैसे अपने पास में ये जो डायग्राम था इसमें हमारे पास में ये है ओडेस, यहां से y दूरी पर फ्रिंज प्राप्त हो रही है, ये nवीं फ्रिंज y दूरी पर n प्लस 1वीं फ्रिंज, n प्लस 1वीं फ्रिंज यहां प्राप्त हो रही है। तो n प्लस 1वीं फ्रिंज की दूरी में से ये वाली घटा देंगे तो इस फ्रिंज की चौड़ाई हमें प्राप्त हो जाएगी।
n+1वीं फ्रिंज की दूरी में से nवीं फ्रिंज की दूरी घटा देंगे तो फ्रिंज की चौड़ाई हमें प्राप्त हो जाएगी। ओके, अब यहां पर हम y की जो वैल्यू है वो कैपिटल D बट्टे में स्मॉल d इनटू में, देखो क्या है, y का जो मान है वो हमारे पास में है कैपिटल D बट्टे में स्मॉल d इनटू में डेल्टा अक्स, और डेल्टा अक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास में है n लैम्बडा, nवीं फ्रिंज के लिए n लैम्बडा, n+1वीं फ्रिंज के लिए यहां क्या आ जाएगा n+1 लैम्बडा। ओके, अब nवीं फ्रिंज की दूरी क्या आएगी कैपिटल D बट्टे में स्मॉल d इनटू में लैम्बडा, इनटू में लैम्बडा, n लैम्बडा, सॉरी, हाँ क्या आएगा वो वाला फॉर्मूला आएगा n लैम्बडा। तो यहां से कैपिटल D बट्टे में स्मॉल d n+1 माइनस में n इनटू में लैम्बडा, n से n कैंसिल हो जाएगा, लैम्बडा इनटू कैपिटल D बट्टे में स्मॉल d, ये हमें मिल चुकी है दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। ये हमें क्या मिल चुकी है दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, लैम्बडा इनटू कैपिटल D बट्टे में स्मॉल d। लैम्बडा है तरंग दैर्घ्य, कैपिटल D है प्रकाश स्रोतों की पर्दे से दूरी, और स्मॉल d हमारे पास में है दोनों बिंदुवत स्रोतों के बीच की दूरी। ओके, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई बीटा अदीप्त, बीटा अदीप्त। देखिए बीटा अदीप्त कैसे निकलेगा, बीटा अदीप्त ये हमारे पास में इसकी nवीं फ्रिंज की दूरी माइनस nवीं फ्रिंज की दूरी सिमिलर तरीके से निकालेंगे। अब की बार हमारे पास में yn की जो वैल्यू है वो थोड़ी सी अलग होगी, क्योंकि इसके लिए जो बीटा की जो वैल्यू है, जो डेल्टा अक्स की वैल्यू है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो देखिए क्या होती है, इसी को मैं मिटा देता हूं, इसी में ही मैं पुट कर देता हूं। ये काली फ्रिंज के लिए है, ये किसके लिए है काली फ्रिंज के लिए है। तो कैपिटल D बट्टे में स्मॉल d इनटू में यहां पर होता है डेल्टा अक्स, और इस फ्रिंज के लिए आ जाता है 2n+1 लैम्बडा बाई 2, 2n+1 लैम्बडा बाई 2। तो n+1वीं फ्रिंज के लिए देखो कैपिटल D बट्टे में स्मॉल d, दो n की जगह आ जाएगा n+1 फिर प्लस में 1 इनटू में लैम्बडा बाई 2, फिर yn का मान तो यही है कैपिटल D बट्टे में स्मॉल d 2n+1 लैम्बडा बाई 2, लैम्बडा बाई 2। थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, अब इधर ध्यान देंगे, बीटा अदीप्त, देखिए कैपिटल D और दोनों में से लैम्बडा में यहां पर कॉमन ले लेता हूं, 2b यहां से कॉमन ले लेता हूं तो 2d, दो यहां से गुणा कर हो जाएगा तो 2n+2 +1, यहां पर माइनस में 2n माइनस में 1, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, दो रह जाएगा, दो से ये दो कैंसिल हो जाएगा, बीटा अदीप्त, बीटा अदीप्त बराबर आ जाएगा लैम्बडा इनटू कैपिटल D बट्टे में स्मॉल d, ये हमें प्राप्त हो जाएगा बीटा अदीप्त, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। क्लियर? देखो यहां से आप ध्यान दीजिए कि दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई और अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई यहां सेम प्राप्त हो रही है, लैम्बडा इनटू कैपिटल D बट्टे में स्मॉल d। तो इसका मतलब यह हो गया कि दीप्त फ्रिंज और अदीप्त फ्रिंजों की जो चौड़ाई है वो समान होती है। हम ये भी कह सकते हैं कि व्यतिकरण फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती है। क्लियर?
तो ये एक इतना सा पार्ट वैसे सिलेबस में तो नहीं है, बट आप लोगों को ये समझ लेना है, कोई बड़ी बात नहीं है, आसानी से आप इसको समझ सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।